दोस्तों नमस्कार, दिस इज निशांत और आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को हुए लगभग एक महीना हो गया। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हों, अगर अच्छे आ रहे हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर उतने अच्छे नहीं आ रहे हों तो अब रोने धोने का समय खत्म हो गया। अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपने ऑफिशियल आंसर की से एज वेल एज जो भी आपके अराउंड रिसोर्सेज हैं उससे आपने अपने आंसर्स देखे होंगे, है ना, अपने आंसर्स मैच किए होंगे। तो मोर और लेस आपको आइडिया लग गया होगा कि आप किस स्थिति में है। आप जिस भी स्थिति में हैं, अब जरूरी है कि आप आगे का रास्ता तय करें। हो सकता है अभी तक आप डायलेमा में थे, है ना, रिजल्ट को आने में हो सकता है कि 21 से 25 के बीच में रिजल्ट आ जाए। तो जब भी रिजल्ट आए आप उसके लिए इतना इंतजार अगर करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि पीटी के रिजल्ट के बाद सिर्फ राइटिंग होता है, पढ़ा नहीं जाता है। तो पढ़ने का सिलसिला जो अभी आपको चालू कर देना चाहिए था मेंस के लिए। अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हों, अगर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हों जिससे आपको लगे कि आप कट ऑफ मार्क्स क्रॉस कर पाएंगे, तो आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चाहे आप बीपीएससी वाला जो एईडीओ एग्जाम है उसको फोकस करें, या फिर जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस हैं उस पर फोकस करें, या क्या करें, है ना, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम पहले ये देखते हैं कि जो पिछले 4-5 साल में पेपर्स आए हैं बीपीएससी के वो किस तरह से हैं। हम लोग 67 से स्टार्ट करेंगे, फिर 68 देखेंगे, 69 देखेंगे, फिर 70 देखेंगे और 71 देखेंगे। आपको इन सारे एग्जाम्स में एक चीज कॉमन दिखेगा। हम लोग एक एक करके आते हैं। सबसे पहले देखो 67वीं का जो एग्जाम था, 67 का जो एग्जाम था, आप याद करो ये एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन में नए हो सकता है आप इस टाइम पे नहीं हो, आप ये जानो कि जो 67th एंड बिफोर का जो एरा था वो वन लाइनर का एरा था, है ना। जो आपकी रेडिली अवेलेबल एक वन लाइनर की किताब है वो सफिशिएंट होता था एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ऑब्जर्व करोगे ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट रहता था। फिर अगर इंडियन वर्ल्ड ज्यादा रहता था, इंडियन भी रहता था उसमें। जो हिस्ट्री के पोर्शन है कंप्लीटली फैक्चुअल इन नेचर, और ऑफन आप इसमें देखोगे कि क्वेश्चंस काफी रिपीटेटिव इन नेचर थे, जिस वजह से इस साल का कट ऑफ भी काफी ह्यूज गया था। बाकी क्या फैक्टर्स थे मैं उसमें डीपली नहीं जा रहा, बट आपको यह समझना है कि वन लाइनर क्वेश्चन थे, रिपीटेटिव थे। वन लाइनर भी जो थे वो किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आने वाले नहीं थे, एज इट इज दिए जा रहे थे जो मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल थे उससे। उसके बाद 67वीं से 68वीं में आया, तो 67वीं में जो ऑप्शंस थे टोटल 5 ऑप्शंस आते थे उस समय, है ना। और इस समय नेगेटिव जो था वो नहीं था, नेगेटिव नहीं था और 5 ऑप्शन आते थे। जब अतुल प्रसाद जी आए तो 67वीं से 68वीं के बीच में उन्होंने एक सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया, है ना। सरप्राइजिंग एलिमेंट, क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट उन्होंने दिया? उन्होंने कहा कि हम 5 ऑप्शन तो रखेंगे, ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस करेंगे। 5 ऑप्शन रखा उन्होंने, नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन के लेवल थे उनका स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज किया। क्वेश्चन को वो एनसीईआरटी से पूछने लगे। 68वीं का क्वेश्चन आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी से डिक्टो स्टेटमेंट्स मैच हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना जो सोर्स था पूछने का वो बदला। बेसिकली पर्पस उनका था कि जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो स्टूडेंट को दिया जाए। जिस तरह से यूपीएससी में देखोगे हर बार क्वेश्चन का कुछ ना कुछ तो नया आ जाता है उसमें, सिमिलरली यहां पे कोशिश की गई। तो एनसीईआरटी पैटर्न था, है ना। वन लाइनर से हटके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा फोकस हो गया। तो इस वजह से देखोगे जो कट ऑफ इस टाइम का था वो धड़ाम से गिर गया नीचे एकदम से, है ना। 12 से 13 नंबर ड्रॉप हो गया। अब 68वीं से 69वीं में आते हैं। जब 68वीं से 69वीं में आए तो यहां भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया बीपीएससी ने। सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या दिया? तो जो 68th में क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो वन लाइनर थे, मतलब ज्यादा डिटेल वाले नहीं थे और ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड थे। 69th में उन्होंने एनसीईआरटी वाला तो मेंटेन करके रखा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इंट्यूटिव बना दिया, मतलब थोड़ा सा ऐसा बना दिया कि आप क्वेश्चन के साथ उसको समझो और क्वेश्चन को एनालाइज करो। एनालाइज करके तब उसके आप निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो। और इसमें याद होगा अगर आपको, तो जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे, वो बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल लेवल के थे, कंप्लीट फैक्चुअल नहीं था। तो 69th का जो पेपर था, और करंट अफेयर्स में भी देखो, करंट अफेयर्स में उस बार एकदम अलग ही पेपर था। जो साइंस वाला पोर्शन है, जनरल साइंस खत्म कर दिया गया था कंप्लीट, और उन्होंने यहां पे टेक को इंट्रोड्यूस किया था। तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां भी उन्होंने बना के रखा। 69 से 70th शॉकिंग था सबके लिए।
क्योंकि 69th में जो लेवल उन्होंने पहुंचा दिया, उस लेवल से अचानक से वो फिर ड्रॉप हो गए। ड्रॉप क्या हुए, तो इसमें फिर से वो वन लाइनर आ गए। वन लाइनर आए ही, और इतना वन लाइनर आ गए कि इनका कंप्लीट फैक्चुअल अप्रोच हो गया। कंप्लीट फैक्चुअल अप्रोच हो गया, है ना। मतलब कि जो डेटा फैक्ट्स, जो रटने वाला ट्रेंड था, वो फिर से यहां स्टार्ट हो गया। जैसे इस टाइम पे याद करो कि राजकुमार शुक्ल वाला क्वेश्चन एकदम पक्का था कि आएगा। गांधी जी का सत्याग्रह वाला क्वेश्चन था, चंपारण वाला, उससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो सॉरी रिपीटेशन वाला था, एज वेल एज काफी सिंपलिस्टिक इन नेचर क्वेश्चन आया। तो जो 69 में प्रिपरेशन था जिसका, यहां पे उनको सरप्राइजिंग मिला कि क्वेश्चन काफी सिंपल आ गया। तो एक चीज तो कॉमन है कि बीपीएससी अपना सरप्राइजिंग एलिमेंट वाला फीचर नहीं छोड़ रही है। अब क्या हुआ, 70 से 71 में यहां भी उन्होंने जो सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया, उससे अभी तक आप शॉक्ड हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि अराउंड 60 to 65 क्वेश्चंस ऐसे दिए जो डायरेक्ट बनने वाले थे। उसके बाद जितने क्वेश्चंस दिए, आइदर वो एनालिटिकल थे या फिर हैविली फैक्चुअल थे। ठीक है, या तो एनालिटिकल थे, और काफी एनालिटिकल, मतलब आप एक जिसको बनाने का ट्रेंड होता है ना, क्वेश्चन बनाने का लय में जो रहते हैं, वो उसको सही से कर दिए होंगे। पीवाईक्यू को जो बढ़िया से किए होंगे समझ के, वो उसको अच्छे से कर दिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन एनालिसिस और फैक्चुअल से भरपूर था। तो यहां भी जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो बरकरार रहा। एक चीज और इसमें ऑब्जर्व करना कि जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस में रेंडमनेस का क्वांटम बढ़ा था। मतलब कुछ से कुछ रिलेट कर दे रहे हैं करंट अफेयर्स में, कहीं से कुछ NFHS 5 का जो था, लोग यूट्यूब पे बिहार का डेटा रटवा रहे हैं, है ना। आया कुछ नहीं, आया कुछ और भी चीज। तो ये जो चीज था, जो उनका ट्रेंड चला रहा था, उससे हट के उन्होंने पूछे। तो एक रेंडमनेस इंट्रोड्यूस किया गया इस बार, ऑब्जर्व करना, है ना। फिर देखोगे तो क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ऑफकोर्स 20-30 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे जो एकदम सिंपल रहेंगे, लेकिन जो कंसेप्चुअल का एंगल था, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का, वो एंगल यहां मेंटेन किया गया मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड वाले हो, या फिर ऑप्शंस में उन्होंने वो खेल गए, है ना, या फिर स्टेटमेंट को ही कुछ इस तरह से, सिंपल स्टेटमेंट को उन्होंने थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट किया कि वो कंफ्यूजिंग लगने लगा। तो ये वाला जो बात है, और रेंडमनेस यहां पे किया गया। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो एग्जाम है, अब उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या पता जो 71वीं से 72वीं में आएगा, फिर कुछ नया चीज कर देंगे वो लोग, है ना, फिर से कुछ नया चीज कर देंगे। तो इसके लिए आपको जरूरत है कि आप अपने तरीके डिसाइड करें अभी से। अगर आप इसमें लगे रहना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में लगे रहना चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी होगी। कैसे करनी होगी, तो अभी मान के चलो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स को हम एक मानते हैं कि एक सेट स्टैंडर्ड है। तो अगर सपोज अनरिजर्व में तुम्हारा 78 मार्क्स आ गया, है ना, 78 प्लस मार्क्स आया, इसलिए क्योंकि देखो कुछ कैंसिल क्वेश्चन वगैरह अगर कैंसिल होते हैं तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, और मिला जुला के तुम कट ऑफ के आसपास हो जाओगे। इसलिए 78 नंबर जो है हमने रखा है कि एक स्टैंडर्ड मार्क्स है। इससे अगर ऊपर आ रहा है तुमको, तो बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे मेंस के प्रिपरेशन में तुम्हें लग जाना चाहिए। अब मेंस के प्रिपरेशन में कैसे लगें, तो मेंस का प्रिपरेशन तुम्हारा होलिस्टिक प्रिपरेशन होना चाहिए, है ना। तुम मटेरियल पे तो फोकस करो, है ना, चाहे वीडियोस देखो, चाहे पीडीएफ्स देखो, तुमको आंसर राइटिंग पे एक्सट्रीम फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है बीपीएससी में। रिजल्ट के बाद तुम पैनिक हो जाओगे कि क्या करना है ना, समझने में ही समय लगेगा। फिर जो पेपर 1 का सेक्शन 2 है, वो इतना ज्यादा लोगों को अब उसका भय रहता है ना कि अब क्या करें लास्ट में। तो अगर तुमको 78 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, अपने कैटेगरी से इसको काउंट कर सकते हो, तो तुमको मेंस की प्रिपरेशन एकदम से करनी चाहिए। जो प्रिपरेशन करोगे उसमें आंसर राइटिंग को एकदम फोकस करना, आंसर राइटिंग के जो गुण हैं उसको सीखने की कोशिश करना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी वो आएगा। कोशिश करना कि एग्जाम तक एटलीस्ट 250, 300, 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम्हारे मार्क्स, है ना, 71 से लेके 77 समथिंग आ रहा है ना, 78 से कम है लेकिन 71 से ऊपर, है ना, तुम ऐसी कैटेगरी में हो जहां तुमने सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा किए हैं। ठीक है, तुम ऑब्जर्व करना, तुमने सिली मिस्टेक्स पक्के से ज्यादा किए होंगे। इसके साथ साथ तुम्हारा जो एक बेसिक लेवल है कंसेप्ट का, वो तुम्हारा ऑलरेडी बिल्डअप है। तो तुमको इसको यूटिलाइज करना चाहिए आने वाले एग्जामिनेशंस में। चाहे तुम अपना बेस्ट एईडीओ में दे दो,
या फिर अगर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो उसमें फोकस करो, आने वाला यूपीपीसीएस अगर दे रहे हो तो वो दो, एओयू का एग्जाम है उसमें फोकस कर सकते हो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बहुत लंबा है, 70 सेकंड का है ना। और इसके साथ तुम जो मेंस की प्रिपरेशन ऊपर कर रहे हैं लोग, है ना, 78 प्लस वाले, तुम इसके साथ अगर कंप्लीटली डेडिकेटेड हो बीपीएससी सिविल सर्विसेज में ही, तो इसमें मेंस तुम प्रिपेयर करके रख सकते हो। तुम्हें खाली नहीं बैठना है, लोग खाली बैठ जाते हैं अभी, है ना। इनके लिए बहुत बड़ा कॉशन है कि तुम्हें खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है। फिर इससे जो कम मार्क्स है जिनका, यानी जो बिलो 70 हैं, तो आपको अपने आप को समझने की जरूरत है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अपना जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, कहीं ना कहीं आप उसमें लैग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको चीजों की जो पूछा जाता है एग्जाम में उसकी समझ नहीं आ पाई है अभी। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्या किसी मेंटोर के साथ बढ़ना है, क्या अपने आप से आप पढ़ लेंगे, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में किसी ने क्वालिफाई किया है वो आपको गाइड करेंगे। तो जो भी आपको करना है, आपको डिसीजन विद इन 1-2 डेज ले लेना चाहिए, है ना। और आपके साथ भी ये वाला रास्ता तो बिल्कुल ओपन ही है एईडीओ के साथ, बाकी सब एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने का। अब जो अगर 72वीं की तैयारी करना चाह रहे हो इसमें, है ना, तो 70 सेकंड अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हो, कोई जो एकदम से लग रहा है कि इस बार कोई आशा नहीं रहा, तो 70 सेकंड में यार एक चीज ध्यान रखना कि तुम पीटी पढ़ते रह जाते हो इस डर में कि हम तो पीटी फेल हो गए। लेकिन जब पीटी क्वालिफाई कर जाओगे या पीटी क्वालिफाई करने के स्टेज पे आ जाओगे, तब तुम्हें लगेगा हमने मेंस में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ आता ही नहीं है लिखने। तो प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे करना, जो एग्जाम है कंप्लीटली उसकी तैयारी ऐसे करना कि प्रीलिम्स और मेंस तुम साथ में करो। तो इन दोनों को जो साथ में स्टडी हम लोग करते हैं, इसको इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुम प्रीलिम्स में प्रीएम्बल पढ़ रहे हो, तो उस प्रीएम्बल जब पढ़े तो मेंस में प्रीएम्बल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको हो जानी चाहिए। उससे क्या होता है, आप लय में रहते हैं, आपकी 30-40 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस हो जाती है प्रीलिम्स से पहले, तो दैट इज वेल एंड गुड। ऑप्शनल नहीं है, इसलिए ऑप्शनल का टेंशन नहीं है अभी आप लोग को। और इसके साथ साथ आपको ऐसे पे स्पेशल फोकस रखना है ना, ऐसे पे स्पेशल फोकस रखना है आपको। इसका राइटिंग स्किल्स होने चाहिए। आप कोशिश ये करिएगा कि प्रीलिम से पहले एटलीस्ट 20 से 25 ऐसे आप लिख लें और लिख के इवेलुएट करवा लें। एटलीस्ट आप उससे श्योर रहेंगे कि सेम चीज यहां भी लागू होता है कि आप ऐसे वगैरह प्रैक्टिस करें। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम अब 72वीं के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो 70 सेकंड के लिए हम लोग जो फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं वो एज इट इज जैसा हमारा पिछला फाउंडेशन बैच था, जो कि काफी रिसेप्टिव रहा, है ना, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। और इसमें हम लोग बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस को साथ में चलाते हैं, है ना। प्रीलिम्स के वीडियोस जाते हैं और मेंस के भी रिलेटिवली जो साथ वाले वीडियो हैं वो जाते हैं। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मेंस का सिलेबस देखोगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा है, कल्चर का पोर्शन ज्यादा है। पीटी में आपको वो सब नहीं पढ़ना है, पीटी में सिंपल पढ़ के फैक्ट पढ़ के आगे बढ़ना है। तो उन दोनों को रिलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि मेंस का एक अच्छा पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन जो है, आपके अगले प्रीलिम्स का जब मोड स्टार्ट हो जाता है, मतलब 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, हम लोग कोशिश करें कि अच्छा खासा खत्म कर लें। हम इसमें वीडियो लेक्चर्स तो रखेंगे ही, इसके साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। और स्पेसिफिकली आप ध्यान देना, तो हम लोग जो तन्मय जी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, वो अभी आप लोगों को गाइड करेंगे फिलहाल कुछ दिन के लिए। फिर यहाँ की टीम जो है वो सब कंटेन कर लेगी। और आपको हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो टॉपर्स का माइंडसेट होता है कि किस तरह से वो सोचते हैं, उन्होंने एग्जाम को कैसे अप्रोच किया, हो सकता है आप उससे कुछ इंस्पिरेशन लो। क्योंकि डिट्टो उसको कॉपी करना तो बिल्कुल ही गलत है। और कोई अगर ये बताता है कि मेरे तरीके को ही आप आजमाओ एग्जाम के लिए, तो वो भी गलत है। तो हम लोग इसमें मेंस आंसर राइटिंग सेशंस अभी भी करवा रहे हैं, इसमें करवाएंगे आने वाले सेशंस में। जो आंसर राइटिंग असाइनमेंट्स हम आपको देते हैं, है ना, असाइनमेंट्स की फिर इवैल्यूएशन करते हैं, या फिर थ्रू जूम सेशंस और थ्रू गूगल मीट हम लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके डाउट को रिजॉल्व करते हैं। हम लोग 1-to-1 मेंटोरशिप, बेसिकली जो फाउंडेशन बैच है उसका इंपॉर्टेंट फीचर ही है मेंटोरशिप सेशंस, है ना। इसमें क्या होता है कि आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा। जैसे पिछले बैच में हमने स्पेशल फोकस ग्रुप बनाया था, है ना, उसमें जो स्टूडेंट थे उनको बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कराई गई थी प्रीलिम्स में,
क्वेश्चंस की, है ना। तो काफ़ी फायदा हुआ था। फिर हम लोग कंटिन्यूस 24 आवर्स वर्चुअल लाइब्रेरी चल रहा था उसमें, तो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग रहते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटोरशिप में आपको एक मेंटोर असाइन करेंगे। वो मेंटोर आपको स्टार्टिंग से एंड तक गाइड करेंगे। आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स इंटरव्यू का भी गाइडेंस इसी में इंक्लूडेड रहेगा। हम मॉक इंटरव्यूज इसमें कंडक्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटोरशिप को लेके कि हम लोग अभी रिसेंटली बहुत ही जल्दी, है ना, दिवाली के जस्ट बाद हम लोग पटना में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ आ रहे हैं। तो जो भी मेंटर्स रहेंगे आपको उस एक्सपीरियंस सेंटर में अवेलेबल रहेंगे। आपको जो भी डाउट होगा आप सीधा आके यहां मिल सकते हैं, 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके समस्याएं हैं उसका रेजोल्यूशन उसी समय हो जाएगा। फिर हम आपको कुछ गुडीज भेजेंगे और स्टडी किट भेजेंगे। इन सेंस आपको हम 5 किताब भेजेंगे आपके पास, है ना। GS1 मेंस की PYQ, GS2 मेंस की PYQ, हम एसे की किताब आपको भेजेंगे। हम आपको अस्त्र भेजेंगे। अस्त्र जो हमारी किताब है इसमें 6000 प्लस MCQ है इसमें, और एक मोमेंटम की किताब भेजेंगे। मोमेंटम जो हमारी साइंस की किताब है, जनरल साइंस की किताब है, टेक्स्ट बुक है। ये 5 किताब आपके घर पे जाएगा। जो आप पटना में हैं तो आप हमारे ऑफिस में, ऑफिस एड्रेस हम लोग सर्कुलेट कर देंगे दिवाली के बाद। वो ऑफिस में आप आके पूरा किट कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप घर पे चाहते हैं कि आपको मिले तो आपको घर पे मिल जाएगा। आपको दोनों ऑप्शन रहेगा आपके पास, है ना। तो हमारा फोकस ये है कि आप पढ़ाई करें, बाकी चीज़ों हम पे छोड़ दें। आप कब लेक्चर जाना है, क्या जाना है, सबका शेड्यूल आपको दिया जाएगा। मेंटोर आपको गाइड करेंगे। अगर आपको डाउट हुआ तो आपको फ़ोन नंबर दिया जाएगा, आप उनसे कनेक्ट करके आपके डाउट रिजोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको अगर आपको किसी फैकल्टी से बात करनी है, हमसे बात करनी है, तो आप सीधा ऑफिस आ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं एक्सपीरियंस सेंटर में। इसके बाद आपको रेगुलर टॉपर स्टॉक होंगे कि जो भी बीपीएससी में क्वालिफाइड है। इसलिए नहीं कि आप उनको इमिटेट करें, इसलिए कि आप उनसे इंस्पिरेशन लें, आप उनके मेहनत को समझें कि उनका स्ट्रैटेजी क्या था, उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, और उससे आप कैसे क्यों लेके आप अपने स्ट्रैटेजी को रिडिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग टॉपर स्टॉक कराते हैं। फिर इंटरव्यू गाइडेंस, ऑफ कोर्स, है ना। ये जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो जब तक 72nd का इंटरव्यू नहीं होता है तब तक वो वैलिड रहेगा। जैसे 71st का भी चल रहा है तो 71st के इंटरव्यू तक ये वैलिड रहेगा, ये जो 71st का फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोग दे रहे हैं आपको 72nd फाउंडेशन बैच में। इसमें जो है 13th ऑफ अक्टूबर से जो ओरिएंटेशन सेशंस हैं, इंटरेक्शन सेशंस हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे, और फ्रॉम 16th और 17th आपको डिटेल्ड शेड्यूल मिल जाएगा। 16th और 17th अक्टूबर से इसमें क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेज रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस दोनों का इंटीग्रेशन होगा। डिपेंड करेगा कि फैकल्टी कब अवेलेबल हैं, किस चीज में अवेलेबल हैं, एंड वो सब्जेक्ट मैटर क्या है। अगर आपका डाउट होता है तो डाउट रेजोल्यूशन के लिए हम लोग जूम सेशन रखेंगे, और जो मेंटर्स आपको असाइन होंगे उनसे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करके अपने क्वेरीज के लिए आप बात कर सकते हैं। आप पूछोगे इसका प्राइस कितना है, तो इन्फ्लेशन बढ़ा लेकिन हमने प्राइस नहीं बढ़ाया, और बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये प्राइस नहीं है अभी फिलहाल के लिए, चूंकि फेस्टिवल्स चल रहे हैं। तो ये हम आपको कंप्लीट 10% जो फ्लैट डिस्काउंट है वो इस पे चल रहा है। 10% फ्लैट डिस्काउंट, किसी चीज की किसी भी डिस्काउंट कूपन की जरूरत नहीं है, है ना। 9,999 में आप इसको ले सकते हैं। टीम ने इसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दिया है ना। आप इसको 2 बार में दे सकते हैं। कोई भी डाउट हो, है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए रहेंगे, आप उन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, है ना, और जो भी रिजोल्यूशन है आप कर सकते हैं। अब अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, है ना, या फिर अगर सपोज आपको नहीं लेना है कोई कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सपीरियंस सेंटर जब ओपन होगा तो आप इनवाइटेड हैं। आप प्लीज आइए हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में और यहां पे आके मेंटर से बात करिए। आपकी जो डाउट्स हैं उसका रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं। आइए, मतलब ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं तभी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं या बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेंटर्स अवेलेबल होंगे, फैकल्टीज अवेलेबल होंगे तो आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कोर्स है ये बाइंग के लिए अवेलेबल हो चुका है। 9,999 प्लस GST, है ना, जो सरकार लेती है, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। बाकी चीज़ें जो चलानी है उसके लिए हम लोग ये फी ले रहे हैं। ये फी कंप्लीटली आपको 72nd BPSC तक इंटरव्यू तक वैलिड रहेगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जिनका अभी कम मार्क्स आ रहा है, प्लीज़ अपना मूव ऑन करो। कट ऑफ की वीडियो मत देखते रहो, है ना। अपना आगे का रास्ता तय करो, तुमको क्या करना है। अगर
बीपीएससी सीसी में ही रहना है तो तरीके से मेंस की तैयारी करो। अगर कुछ भी आपको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो एडीओ की तैयारी करो या फिर आप ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। खाली मत बैठना और इतना इंस्टा रील्स और कट ऑफ में अपने आप को एंगेज मत करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।